हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटोरियल इनसाइट्स, जिसमें हम फोकस करते हैं अपनी वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करने पे। और हम कैसे इम्प्रूव करते हैं, हम एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि प्रैक्टिस मॉक के बैंकिंग वीडियो कोर्सेज पर डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। ये वीडियो कोर्सेज कवर करते हैं प्रीलिम्स से मेंस तक, पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। और अब ये आप परचेज कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, यानी आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए अगर कोर्स परचेज करना चाहें वो परचेज कर सकते हैं। और उस पर आप 10% डिस्काउंट अभी अवेल कर सकते हैं। कूपन कोड आपको यूज़ करना है PM10। और ये फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए है। और अगर आप अपनी जो प्रिपरेशन है बैंक एग्जाम्स की उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो चलो, तो ये आपको ऑलरेडी पता ही है कि हम किन चीज़ों पर फोकस करते हैं एडिटोरियल इनसाइट्स में। तो आज का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रिमेम्बरिंग जॉन गुड इनफ। सो ये द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। तो आपको पता है बिना किसी हेल्प के आपको पूरा एडिटोरियल रीड करना है खुद, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड पेज, थर्ड पेज। ओके, चलो, आई होप आपने रीड कर लिया है वीडियो को पॉज करके। चलो स्टार्ट करते हैं। In 2019, when he was awarded the Nobel Prize for Chemistry at 97, तो 2019 में वो 97 की एज पे उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। द ओल्डेस्ट लॉरिएट, तो उस वक्त वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पर्सन बन गए जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। लॉरिएट कौन होते हैं? जिससे कोई इंपॉर्टेंट प्राइज मिलता है, तो वो एक सबसे ओल्डेस्ट पर्सन बने जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। वेरी फ्यू पीपल आउटसाइड एकेडमिया हैड हर्ड ऑफ जॉन बेनिस्टर गुड इनफ। तो 2019 से पहले बहुत कम लोग जानते थे। एकेडमिया क्या होता है? जो प्रोफेसर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, तो जो जिनका फोकस एकेडमिक्स पे होता है, स्पेशली हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, तो उनके अलावा बहुत कम लोगों ने ही सुना था जॉन जॉन गुड इनफ के बारे में। तो यही लिखा है कि वेरी फ्यू पीपल आउटसाइड एकेडमिया हैड हर्ड ऑफ जॉन बेनिस्टर गुड इनफ, बट मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड ओन्ड अ डिवाइस पावर्ड बाय द लिथियम आयन बैटरी। लेकिन वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ पीपल उनके बनाए हुई जो लिथियम आयन बैटरी है उससे पावर डिवाइसेस यूज कर रहे थे। आप सबके पास भी लिथियम आयन से पावर डिवाइसेस हैं, फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं। तो ये सब ही जो है वो लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं, जो किसने डेवलप की थी? जॉन गुड इनफ ने। विदाउट इट देयर वुड बी नो स्मार्टफोन्स, नो लैपटॉप्स, नो इलेक्ट्रिक कार्स. But despite his central role in developing the rechargeable power pack that gave wings to the ambitions of commercial titans like Microsoft, Apple, and Tesla, Goodenough, who passed away on Sunday, received no royalties for his seminar work. तो अब यहाँ पर क्या कहा गया कि जो जो सेंट्रल रोल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो उन्होंने प्ले किया जॉन गुड इनफ ने रिचार्जेबल पावर पैकेज या पावर पैक को बनाने का। तो और ये जो रिचार्जेबल पावर पैक्स थे, यानी जो बैटरीज थे, लिथियम आयन बैटरीज, जिनकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनके एम्बिशंस ने उड़ान भरी, हम कह सकते हैं। गिव विंग्स टू समथिंग, मतलब किसी चीज को प्रमोट करना, किसी चीज को बढ़ाना। तो यहाँ पर किसके एम्बिशंस बढ़े? जो ये टाइटन्स थे, टाइटन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत बड़े कोई लोग या फिर कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस हम कह सकते हैं। यहाँ पे बड़ी कंपनीज की बात हो रही है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड टेस्ला। तो इनके एम्बिशंस कैसे इंक्रीज हुए? जब जब लिथियम आयन बैटरीज डेवलप की गई। तो जो गुड इनफ थे, हु पास्ड अवे ऑन संडे, रिसीव नो रॉयल्टीज। तो गुड इनफ को कोई रॉयल्टीज नहीं मिली जो बैटरी उन्होंने डेवलप की थी। क्या होता है कि कोई पर्सन नई चीज इन्वेंट करता है तो उसको पेटेंट कराया जाता है। पेटेंट से क्या होता है? पेटेंट से होगा कि कोई भी, अगर जो पेटेंट होल्डर है उसके पास राइट होता है कि अगर कोई दूसरा पर्सन उसकी टेक्नोलॉजी से यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसके प्रॉफिट्स में एक शेयर मिलता है किसको? जिसने वो चीज इन्वेंट की थी, तो उसे हम कहते हैं रॉयल्टीज। तो यहाँ पर गुड इनफ जिन्होंने वो बैटरी बनाई थी, उन्हें कोई रॉयल्टीज नहीं मिली। रिसीव नो रॉयल्टीज फॉर हिज सेमिनल वर्क। सेमिनल इज ऐसा वर्क जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका इन्फ्लुएंस आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंशियल वर्क, तो उनका जो ये वर्क था, इतना इंपॉर्टेंट वर्क था, उसके लिए उन्हें कोई भी रॉयल्टीज नहीं मिली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वेयर ही अंडरटुक हिज ब्रेक थ्रू रिसर्च, डिड नॉट believe it would yield
एनी कमर्शियल बेनिफिट। तो हुआ क्या था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जहां पे उन्होंने अपनी रिसर्च की थी, वेयर ही अंडरटुक हिज ब्रेक थ्रू रिसर्च। ब्रेक थ्रू कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड अचानक से कोई डिस्कवरी हो जाए, ठीक है, आप काफी टाइम से वेट कर रहे हो, फिर अचानक से नई नई डेवलपमेंट होती है, काफी तेजी से कोई कोई तेजी से डेवलपमेंट होती है, कोई नई रिसर्च होती है। तो जो उन्होंने रिसर्च की थी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, तो वहां पे यूनिवर्सिटी को लगा कि इससे कोई भी कमर्शियल बेनिफिट नहीं होगा इस रिसर्च से, यानी लिथियम आयन बैटरीज से, ठीक है। यील्ड का मतलब प्रोवाइड। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया, रिफ्यूज टू अप्लाई फॉर अ पेटेंट। तो यूनिवर्सिटी ने पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं किया लिथियम आयन बैटरी की। गुड इनफ साइंड अवे हिज रॉयल्टीज टू अ रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द यूके। तो गुड इनफ ने फिर उसके बाद क्या किया कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को अपने जो रॉयल्टीज के जो वो एंटाइटल थे, जो उन्हें रॉयल्टीज मिलती, वो उन्होंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को दे दी इन द यूके, होपिंग दैट हिज इन्वेंशन वुड रीच द मार्केट। तो अब क्योंकि वो पेटेंट नहीं करवाई यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को दे दिया और उसको राइट भी दे दिया रॉयल्टीज कलेक्ट करने का, ताकि उन्हें लगे कि ये जो मेरी इन्वेंशन है लोगों तक पहुंचे तो सही, मार्केट तक पहुंचे तो सही। क्योंकि अगर पेटेंट ही नहीं हो पाएगा और क्योंकि यूनिवर्सिटी पेटेंट नहीं करा रही, तो उन्हें लगा कि उनका वर्क लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उन्होंने वो उसका राइट किसी और को दे दिया, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को। ही hadn't anticipated the impact his invention was to have। उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एंटिसिपेट करना, प्रिडिक्ट करना, तो वो इस चीज को नहीं, उन्हें अंदाजा ही नहीं था, वो ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते थे कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा उनके इन्वेंशन का पूरे वर्ल्ड पे। बट देन गुड इनफ केयर्ड वेरी लिटिल फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स। लेकिन जो गुड इनफ थे उनका कभी भी ही केयर्ड वेरी लिटिल, उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स यानी मनी की इतनी चिंता नहीं थी, ठीक है। ही शेयर्ड द रॉयल्टीज ऑफ हिज लेटर रिसर्च विद हिज कलीग्स। वो कभी फोकस ही नहीं किया, वो अपने जो मॉनेटरी बेनिफिट्स थे उनके ऊपर फोकस ही नहीं किया। अब इसके अलावा जो आगे भी रिसर्चेस की जहां से उन्हें रॉयल्टीज मिली, तो वो शेयर की अपने कलीग्स के साथ उन्होंने, ऐसा नहीं है कि अपने पास ही रखी। एंड डोनेटेड द मनी दैट केम विद द मेनी लॉरेल्स ही रिसीव्ड फॉर स्कॉलरशिप्स। तो उसके अलावा जो भी उन्हें जैसे जब स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, लॉरेल्स क्या होते हैं, आप प्रेज कह सकते हो। तो जो उन्हें स्कॉलरशिप्स या जो भी लॉरेल्स मिलते थे, तो उसमें जो भी मनी मिलता था वो डोनेट कर देते थे। So, as the University of Texas, where he worked after leaving Oxford in 1986, noted in its tribute, he took great pride in being a mentor to many graduate students and faculty members. तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, जहाँ पहले वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में काम करते थे, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में काम करते थे, तो उस यूनिवर्सिटी ने अपने ट्रिब्यूट में नोट किया। ट्रिब्यूट जब आप किसी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, प्रेज करते हो, करना चाहते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो आप कोई स्टेटमेंट देते हो, तो उसको ट्रिब्यूट कहा जाता है। तो अब जो यूनिवर्सिटी थी जहां उन्होंने काम किया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, तो उन्होंने अपने ट्रिब्यूट में क्या कहा, ही टुक ग्रेट प्राइड इन बीइंग अ मेंटोर। उन्होंने बहुत ही वाज वेरी प्राउड कि वो मेंटोर हैं, वो टीच करते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और बाकी फैकल्टी मेंबर्स को भी। सो his laboratory at UT typified the best tradition of the material sciences that combines the precision of chemistry and engineering with the theoretical rigor of physics। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में उनकी जो लेबोरेटरी थी उसने टिपिफाई कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट वर्ड है, तो टिपिफाई कर दिया द बेस्ट ट्रेडिशन ऑफ द मटेरियल साइंसेस। वो रिप्रेजेंट करती थी, शो करती थी कि उनकी यूनिवर्सिटी क्या शो करती थी, जो बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट ट्रेडिशन है। अब यहाँ पर कल्चर वाला ट्रेडिशन, मतलब अगर आप देखें तो जो हमारा वैसे जब हम जनरली कल्चर की बात करते हैं तो वो उस कल्चर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है जो साइंटिफिक ट्रेडिशन होते हैं, जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो बेस्ट जो ट्रेडिशन थे मटेरियल साइंसेस के, बेस्ट जो मेथड्स थे, वो उनके लेबोरेटरी में यूज होते थे, और वहां पर वो कंबाइन कर, दैट कंबाइंस द प्रिसीजन ऑफ, जहां पे वो केमिस्ट्री की जो प्रिसीजन है और जो फिजिक्स का रिगर है। रिगर इज जब किसी चीज के ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो डिटेल पे, क्योंकि फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा फोकस होता है स्मॉल डिटेल्स पर। सो यहां पर है कि इंजीनियरिंग विद द थियोरेटिकल रिगर, तो केमिस्ट्री की प्रिसीजन और फिजिक्स की
थियोरेटिकल रिगर, इनको उन्होंने कंबाइन किया and it hosted scientists from across the world including some who exploited good enough generosity। और जो उनकी जो लेबोरेटरी थी, ठीक है, उन्हें उसने होस्ट किया, यानी वहां पर विजिट करते थे बाकी साइंटिस्ट भी, पूरे वर्ल्ड से विजिट करते थे, और उनमें से कुछ साइंटिस्ट ने तो गुड इनफ के वर्क को एक्सप्लॉइट भी किया। एक्सप्लॉइट यानी उसको अनफेयरली अपने बेनिफिट के लिए यूज भी किया, ठीक है। तो एक्सप्लॉइटेड गुड इनफ जेनरोसिटी, जब आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसको क्या कहेंगे, जेनरोसिटी। तो वो बाकियों की हेल्प करना चाहते थे, तो पूरे वर्ल्ड से साइंटिस्ट आते थे हेल्प कर, उनकी लेबोरेटरी को विजिट करने के लिए, और उनमें से कुछ साइंटिस्ट ने उनके वर्क को एक्सप्लॉइट भी किया, यानी अपने एडवांटेज के लिए भी यूज किया गलत तरीके से, फॉर अनफेयर कमर्शियल बेनिफिट्स। Good enough worked well into his late 90s hoping to discover a super battery that would store solar and wind energy। तो वो ऐसा नहीं कि उन्होंने एक पॉइंट के बाद रिसर्च बंद कर दी। लेट 90s, वेल इनटू लेट 90s, यानी कि लेट 90s में वो काफी लेट 90s तक, वेल इनटू लेट 90s यानी कि लेट 90s में भी काफी एज हो गई थी उनकी, एंड वहां पे वो रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने अपनी रिसर्च कंटिन्यू की एक सुपर बैटरी बनाने के लिए। उन्हें लगता था कि ऐसी सुपर बैटरी जो कि सोलर और विंड एनर्जी को इकोनॉमिकली कम से कम खर्चे पर स्टोर कर सके, और जिसकी वजह से लोग एक बार चार्ज करने के बाद हफ्तों तक वो एक जो अपना व्हीकल है उसको चला पाए। तो ये इस पे उनकी रिसर्च चल रही थी लेट 90s में जब वो थे। He was dismissive of Elon Musk's Tesla, which sold cars to rich while waiting for scientists to make the next breakthrough। तो ब्रेक थ्रू हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ब्रेक थ्रू होता है जब कोई अचानक से कोई नई डिस्कवरी होती है। तो वो डिसमिसिव थे। डिसमिसिव यानी कि किसी पर्सन को इम्पोर्टेंस ना देना, ये ना मानना कि वो जो व्यक्ति है, वो पर्सन या वो कोई जो सब्जेक्ट है वो अटेंशन देने लायक है। तो वहां पे इलॉन मस्क के बारे में क्या कहा जॉन गुडइनफ ने कि जो टेस्ला है वो सिर्फ रिच पीपल को, अमीर लोगों को कार्स बेचती हैं, और बस वेट करते हैं कि कब को साइंटिस्ट नई ब्रेक थ्रू, नई डिस्कवरी करेंगे, नई रिसर्च करेंगे, और उससे फिर वो प्रॉफिट्स बनाएंगे। बट देन एज ही सेड इन हिज नोबेल प्राइज लेक्चर, साइंटिस्ट हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिलीवरिंग सोसाइटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। अब उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, जब उन्होंने अपने एक तो वो डिसमिसिव थे इस चीज को लेकर, लेकिन वो इस चीज पे भी चाहते थे कि फोकस करते थे कि फॉसिल फ्यूल्स से जो वर्ल्ड है वो दूर हो। उन्होंने अपने नोबेल प्राइज लेक्चर में भी ये कहा था। अच्छा, डिलीवरिंग का मतलब क्या होता है? कोई सामान एक जगह से दूसरी एक डेजिग्नेटेड जगह पे पहुंचाना, डिलीवर करना होता है। लेकिन यहां पर डिलीवरिंग का मीनिंग डिफरेंट है। अब इन डिलीवरिंग सोसाइटी, अब आप सोचोगे सोसाइटी को कैसे डिलीवर करेंगे, ठीक है, डिलीवरिंग सोसाइटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पर जो ऑथर कहना चाह रहे हैं वो है कि किसी चीज से बचाना, किसी पर्सन को किसी चीज से बचाना, यूजुअली नेगेटिव चीजों के साथ यूज करते हैं। तो डिलीवरिंग सोसाइटी को बचाना किस नेगेटिव चीज से? फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स से बचाने वो ये भी चाहते थे कि हम फॉसिल फ्यूल्स से दूर हो। तो ये था हमारा फर्स्ट एडिटोरियल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है, ये रहे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा अ न्यू रेजीम, और ये द हिंदू का एडिटोरियल है, ठीक है। तो इसको आप रीड कर लो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट, ठीक है, चलो, आई होप आपने ये रीड कर लिया है। स्टार्ट करते हैं। तो अ न्यू रेजीम एक सिस्टम की बात करते हैं। हमने पहले भी देखा था सिस्टम, एक गवर्नमेंट के सिस्टम को भी हम रेजीम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक सिस्टम की, एक जनरल सिस्टम की। तो
Last week, the Drug Controller General of India cleared, under the provisions of emergency use authorization, a new mRNA vaccine for COVID-19 developed by Pune-based Genova Biopharmaceuticals, a pioneer in India in developing mRNA vaccines. अब ये क्या लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि लास्ट वीक जो ये DCGI है उसने क्लियर कर दिया यानी पास कर दिया क्या, अ न्यू mRNA वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो एक नई mRNA एक टाइप की वैक्सीन है mRNA वैक्सीन कोविड-19 के लिए, उसे अलाउ कर दिया, उसे पास कर दिया गया है। अच्छा, किसके अंडर पास किया गया, किन रूल्स के अंडर पास किया गया? अंडर द प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। तो किस चीज के अंडर उन्हें पास किया गया? ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। इस प्रोविजन, और जब प्रोविजन होते हैं किसी भी लॉ, किसी भी एक एग्रीमेंट के अंदर जो अलग अलग स्टेटमेंट्स होती है तो उनको प्रोविजंस कहा जाता है। तो एक प्रोविजन होगा, एक रूल जो बताता है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो उस वाले प्रोविजन के अंडर इसको क्लियर किया गया, पास किया गया। ये किसने डेवलप किया? जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, अ पायनियर। ये पहले भी हम वर्ड देख चुके हैं। पायनियर होता है कोई ऐसा पर्सन जो कोई नई चीज डेवलप करता है। तो यहाँ पर पर्सन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो जो ये जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसने mRNA वैक्सीन सबसे पहले डेवलप की है इंडिया में। द वैक्सीन इज मेंट टू बी पर्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट द डोमिनेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ये जो वैक्सीन है ये माना जाता है कि ये काफी इफेक्टिव है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है। अच्छा, डोमिनेंट का मतलब बाकी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो बाकी वेरिएंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओमिक्रॉन वेरिएंट है और उससे ज्यादा है, उस पर ये काफी इफेक्टिव है ये वैक्सीन। With the World Health Organization having officially declared the end of the COVID-19 pandemic, I hope this is clear, there is no longer the obsessive public interest in new variants. तो जैसे जब से COVID-19 पैंडेमिक का एंड डिक्लेयर किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, तब से लोगों का जो है वो लोग ऑब्सेस नहीं करते न्यू वेरिएंट्स के बारे में। अब लोग इतना नहीं सोचते नए वेरिएंट्स के बारे में। ऑब्सेस करना होता है, आप किसी चीज के बारे में सोचते जाते हो काफी बहुत ज्यादा सोचते हो। तो यहाँ पर लोगों ने इतना सोचना छोड़ दिया है नए वेरिएंट्स के बारे में। इवन लेस सो इन न्यूअर वैक्सीन, और वेरिएंट्स पे में भी लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, या कहीं कि उन वेरिएंट्स के बारे में उन्होंने सोचना कम कर दिया, और उससे भी कम सोचते हैं अब वो वैक्सीन के बारे में कि कौन सी नई वैक्सीन आ रही हैं। डेटा सजेस्ट दैट द अपटेक ऑफ बूस्टर precautionary doses of the array of COVID-19 vaccines available in India has been declining for several months. तो अब डेटा क्या बता रहे हैं कि जो अपटेक है, यूज है बूस्टर डोजेस का या प्रिकॉशनरी डोजेस का, वो जो जितने भी एरे, जितने भी रेंज ऑफ COVID-19 वैक्सीन अवेलेबल है, अलग अलग टाइप की वैक्सीन अवेलेबल है, आपको पता है। तो जो भी COVID-19 वैक्सीन अवेलेबल है, उनकी जो प्रिकॉशनरी डोजेस है लोग वो नहीं ले रहे हैं, तो वो डिक्लाइन होती जा रही है। ठीक है, काफी महीनों से डिक्लाइन होती जा रही है। देयरफॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू वैक्सीन Gemcovac OM is that it shows that an Indian company has the capability to make an mRNA vaccine. तो क्या इंपॉर्टेंस है? अब जब वैक्सीन की इतनी डिमांड नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है, लोग नहीं लगवा रहे वैक्सीन, तो क्या इंपॉर्टेंस है इस स्टेप का कि mRNA वैक्सीन को अलाउ कर दिया गया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंडर। तो इसका ये इंपॉर्टेंस है कि ये वैक्सीन जिसे अलाउ किया गया है, ये शो करता है कि एक इंडियन कंपनी भी mRNA वैक्सीन को बना सकती है। बिलीव टू बी amenable to rapid production and scale up. Amenable कोई ऐसा पर्सन है जो आसानी से आपकी बात मान जाए। अब यहाँ पर पर्सन नहीं है, यहाँ पर तो एक वैक्सीन की बात हुई। तो अमेनेबल मतलब जिसको आप इजीली उसकी प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हो, इजीली आप उसको स्केल अप कर सकते हो, यानी बड़े लेवल पे ज्यादा अमाउंट्स में, ज्यादा नंबर्स में बना सकते हो आसानी से। तो दैट कुड बी यूजफुल अगेंस्ट एनी फ्यूचर वायरस। तो ये हमें कहाँ हेल्प करेगा कि अगर हमने एक mRNA वैक्सीन डेवलप कर ली, ये कैपेबिलिटी हमने हासिल कर ली mRNA वैक्सीन बनाने की, तो ये अगर आगे कोई और वायरस आता है तो उसमें हमारे लिए हेल्पफुल होगी। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है कि भले ही COVID-19 पैंडेमिक
ऑफिशियली ख़त्म हो गया है और लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं। नॉर्मली वैक्सीन्स मस्ट गो थ्रू प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग फ्रॉम पेट्री डिशेस टू एनिमल्स एंड एक्सपैंडिंग कोहोर्ट्स ऑफ ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट्स। तो आमतौर पे क्या प्रोसेस होता है एक वैक्सीन को बनाने का? वैक्सीन्स को दे मस्ट गो थ्रू प्रोग्रेसिव स्टेजेस। प्रोग्रेसिव मतलब कि एक के बाद एक धीरे धीरे डेवलप होना, स्टेजेस, प्रॉपर स्टेजेस, कि पहले ये स्टेप फॉलो होगा फिर ये स्टेप फॉलो होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं कौन से स्टेप्स फॉलो होने हैं। तो इट्स थ्रू प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग। अब कहाँ कहाँ टेस्ट होते हैं? पेट्री डिशेस में भी टेस्ट होते हैं, फिर एनिमल्स पे टेस्ट होते हैं वैक्सीन्स, फिर उसके बाद फिर एक्सपैंडिंग कोहोर्ट्स ऑफ ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट्स। एक्सपैंडिंग कोहोर्ट्स मतलब पहले एडल्ट्स पे टेस्ट किया जाएगा, उसमें भी अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल पे टेस्ट किया जाएगा। तो कोहोर्ट होते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनमें कोई शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम 30-year-old पीपल की बात करें, 25 to 30-year-old पीपल, तो उनके उनके ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाएगा कोहोर्ट। उनकी क्या शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि वो 25 to 30 एज के। अगर हम कहें कि 30 to 40-year-old मेल्स, तो वो एक कोहोर्ट कहेंगे, क्योंकि वो 30 to 40-year-old पीपल है। एक तो एज हो गई, दूसरा हो गया उनके बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वो है कि वो मेल्स हैं। तो ऐसे ही वैक्सीन जो है वो अलग अलग एज ग्रुप्स पे टेस्ट की जाती हैं। पहले जो ओल्डर पीपल हैं उनके ऊपर, फिर धीरे धीरे टीनेजर्स के ऊपर, और फिर इन चिल्ड्रन पे। तो एक्सपैंडिंग कोहोर्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल पे टेस्ट की जाती है वैक्सीन। उसके बाद क्या होता है? डूइंग ग्रेटर हार्म देन गुड और बीइंग अनेबल टू बी बेटर देन द ऑल्टरनेटिव इन एनी ऑफ दीज स्टेजेस इज अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। तो अगर वो फायदे से ज्यादा नुकसान करती है वैक्सीन, या फिर अगर वो ऑल्टरनेटिव यानी कोई और वैक्सीन अवेलेबल है, कोई और ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो उससे बेटर नहीं है, या फिर वो फायदे से ज्यादा नुकसान करती है, तो फिर ये एक ग्राउंड है। ग्राउंड मतलब यहाँ पर बेसिस, ये बेसिस है उसके डिस्क्वालिफिकेशन का। तो इन सब स्टेजेस से जब एक जनरली कोई भी वैक्सीन बनाई जाती है, इन सब स्टेजेस से गुजरती है, और इनमें से किसी भी स्टेज पे अगर वो ज्यादा हार्मफुल है, या फिर वो किसी ऑल्टरनेटिव से बेटर नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। विच इज वाई वैक्सीन डेवलपमेंट एंड अप्रूवल्स आर डेकेड्स लॉन्ग एंटरप्राइज। तो इसी वजह से वैक्सीन जब बनाई जाती हैं तो वो बहुत लंबा टाइम लगता है, उनमें डेकेड्स लग जाते हैं। एंटरप्राइज यहाँ पर कहा जाएगा, इनिशिएटिव कह सकते हैं हम, प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। कोई नई चीज स्टार्ट की जाती है उसे हम एंटरप्राइज कहते हैं। तो वैक्सीन को डेवलप करना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ड्यूरिंग कोविड-19 दिस रिस्क अवर स्ट्रेटेजी वाज डीम्ड अनसूटेबल। अब जब कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अगर हम नॉर्मल प्रोसेस से वैक्सीन को डेवलप किया जाता तो बहुत टाइम लग जाता, डेकेड्स लग जाते, और तब तक कोविड-19 जो है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेडली था, बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स हो रही थी। तो ये समझा गया कि ये जो रिस्क अवर्स, ये जो प्रोसेस है, इतने सारे स्टेजेस से गुजरा जाता है, ये रिस्क अवर्स प्रोसेस है, यानी ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिस्क को अवॉइड किया जाता है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी अभी के लिए ठीक नहीं है। इट वॉज डीम्ड अनसूटेबल। ये डीम्ड का मतलब होता है कंसिडर करना, मानना, ठीक है। ये समझा गया कि ये वाली स्ट्रेटेजी, ये जो रिस्क को अवॉइड करने वाली स्ट्रेटेजी है, ये जो डेकेड लॉन्ग प्रोसेस है, ये अभी के टाइम के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि हमें अर्जेंटली वैक्सीन चाहिए, क्योंकि कोविड-19 जो है वो तेजी से फैल रहा है। फॉर द क्राइसिस एट हैंड, कौन से क्राइसिस की बात हो रही है? कोविड-19 एट हैंड मतलब जो बहुत पास में, जो क्लोज में कोई चीज होती है हम कहते हैं एट हैंड। तो क्राइसिस एट हैंड मतलब जो पास में ही जो कोई क्राइसिस, जो डेंजर था, वो था कोविड-19, बिकॉज ऑफ विच ड्रग रेगुलेटर्स ग्लोबली अलाउड वैक्सीन मेकर्स टू कंबाइन मल्टीपल स्टेजेस व्हाइल इवैल्यूएटिंग एफिकेसी। तो क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं, ड्रग रेगुलेटर्स यानी कि ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस जो कंट्रोल करते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज कौन से प्रोसेसेस फॉलो करेंगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलाउ कर दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन मेकर्स अब क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्टेजेस, ये जो अलग अलग स्टेजेस हमने कहे कि पहले एक कंप्लीट होती थी, फिर दूसरी कंप्लीट होती थी, फिर तीसरी पे जाते थे। तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये मिक्स कर सकती हैं, मल्टीपल स्टेजेस को एक साथ कर सकती हैं, यानी कि वो यहाँ पे पेट्री डिश में भी टेस्ट कर रहे हैं, एनिमल्स में भी टेस्ट कर रहे हैं, और ह्यूमंस में भी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाइल एवेल्यूएटिंग एफिकेसी, तो जब वो चेक कर रहे थे कि ये कितनी इफेक्टिव है, एफिकेसी यानी कि इफेक्टिवनेस उसकी वैक्सीन की,
तो जो रेगुलेटर्स थे उन्होंने अलाउ कर दिया कि कंपनीज जो है वो ये सारी चीजें ये एक साथ कंबाइन करके कर सकते हैं, दस गिविंग ग्रेटर लीवे टू एक्सपेरिमेंटल फॉर्मुलेशन। तो इससे क्या हुआ, इससे ज्यादा लीवे मिली। लीवे, अगर आप किसी को लीवे दे रहे हो, आप उसको अलाउ कर रहे हो, तो अगर आप किसी को लीवे दे रहे हो तो आप उसको अलाउ कर रहे हो अपनी मर्जी से कोई भी स्टेप लेने के लिए। जैसे अब यहाँ पर जो कंपनीज थी उनको अलाउ कर दिया गया कि वो अपने हिसाब से इन स्टेजेस को कंबाइन कर सकती हैं, तो ये फ्रीडम मिल गई उन कंपनीज को टू एक्सपेरिमेंटल फॉर्मुलेशंस, कि वो एक्सपेरिमेंटल अनटेस्टेड जो वैक्सीन्स हैं, अनटेस्टेड वैक्सीन्स को बना सके और उनको टेस्ट कर सके। ओके, सो दिस अंडरलाइंस यानी हाईलाइट्स, ठीक है, हमने बहुत बार पढ़ा, दिस अंडरलाइंस द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। तो ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो एडिटोरियल की बिगिनिंग में गिवन था, उसका मतलब क्या था, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि कोविड-19 के टाइम पे कहा गया कि ये स्टेजेस को कंबाइन किया जा सकता है, और फिर जो जो अनटेस्टेड ड्रग्स है तो उनको भी लेके थोड़ी सी लीवे दे दी गई, यानी थोड़ी सी फ्रीडम दे दी गई उनको ही टेस्टिंग के लिए भी। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जो फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर ये जो कॉन्सेप्ट है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का, ये बेस्ड है, अडॉप्टेड बाय रेगुलेटर्स ग्लोबली। अनलाइक द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट हैज, अब यहाँ पर जैसे रेगुलेटर्स की बात हो रही है तो यूएस के में जो रेगुलेटर उसका नाम क्या है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो यूएस का एफडीए है, दैट हैज फॉर मेनी इयर्स बीन इवैल्यूएटिंग नोवेल ड्रग्स एंड वैक्सीन कैंडिडेट्स। इंडिया's regulatory system has largely been geared towards evaluating formulations that have been approved abroad and in assessing their suitability to India। तो ये हालांकि जो यूएस का एफडीए है वो उसने वो बहुत टाइम से, काफ़ी ईयर्स से वो इवेल्युएट कर रहा है नोवेल ड्रग, यानी नई जो दवाइयाँ हैं और नई जो वैक्सीन्स हैं उनको वो काफ़ी टाइम से रेगुलेट कर रहा है, काफ़ी टाइम से। लेकिन उसकी जगह अनलाइक एफडीए, जो इंडिया का जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो किस पे फोकस करता है, लार्जली गियर टूवर्ड्स, यानी कि लार्जली वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए बना है, या किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वो ध्यान देता है कि टुवर्ड इवेल्युएटिंग फॉर्मुलेशंस यानी कि आप यहाँ पे वैक्सीन भी समझ सकते हो, यहाँ पर वो दवाई भी समझ सकते हो, मेडिसिन भी समझ सकते हो। तो ऐसे फॉर्मुलेशंस के ऊपर उन्होंने फोकस किया गया है इवेल्युएट करने का, जो कि पहले ही फॉरेन कंट्रीज में अप्रूव हो चुकी है। तो ज़्यादातर जो इंडिया में जो ड्रग रेगुलेटर है उसने फोकस किया है कि ये असेस करने पे जो ऑलरेडी फॉरेन में अप्रूव हो चुकी है वैक्सीन्स या मेडिसिन, वो इंडिया में सूटेबल है या नहीं। ये बस वो मेनली इसी पे फोकस करते हैं, ये असेस करने पे कि क्या वो इंडिया में सूटेबल है या नहीं, पर वो ऑलरेडी जो फॉरेन कंट्रीज में वो अप्रूव हो चुकी होती हैं। मिसट्रस्ट, आर्बिट्ररी डिक्री एंड लैक्स रेगुलेशंस हैव हिस्टोरिकली प्लेग्ड क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो क्लिनिकल ट्रायल्स है, क्लिनिकल ट्रायल्स जो हमने अभी ऊपर देखा था, ये जो स्टेजेस होती हैं, एनिमल्स पे टेस्ट किए जाते हैं, फिर ह्यूमंस पे भी टेस्ट किए जाते हैं, तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। तो जब इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं तो वहां पर मिसट्रस्ट है, यानी कि लैक ऑफ ट्रस्ट, भरोसे की कमी है, लैक ऑफ ट्रस्ट है। आर्बिट्रेरी डिक्री, आर्बिट्रेरी जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो आर्बिट्रेरी अनप्रेडिक्टेबल रूल्स होते हैं। डिक्री यानी कि रूल्स, ऑर्डर्स, तो अनप्रिडिक्टेबल ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। एंड लैक्स रेगुलेशंस, जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, वो बहुत लैक्स हैं, यानी कि बहुत ढीले ढाले रवैया है। जो रेगुलेशंस है वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, केयरलेस है। हैव हिस्टोरिकली प्लेग्ड का मतलब किसी को परेशान करना, ट्रबल करना। तो ये सब चीज़ें, ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो इंडिया के जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वहाँ पर होती हैं। More than evidence-based assessment, it was a technicality in India's new drugs and clinical trials rules that allowed EUA यानी emergency use authorization in India for COVID-19 vaccines। तो एक evidence based assessment यानी कि एक प्रॉपर रिसर्च के बेसिस पे अलाउ नहीं किया गया था इंडिया में emergency use authorization, बल्कि ये जो रूल्स थे, ये वाले जो रूल्स बनाए थे गवर्नमेंट ने, तो उसमें एक टेक्निकलिटीज की वजह से ये अप्रूवल दे दिया गया था। ये इस पे बेस्ड नहीं था, एविडेंस बेस्ड असेसमेंट इस पे बेस्ड नहीं था।
A credible regime of phased clinical trials and independent regulation for new drugs is still in its infancy in India. तो एक credible regime, एक regime अभी हमने देखा था क्या होता है, एक system. तो एक credible, भरोसेमंद यानी trustworthy, एक ऐसा सिस्टम जिसपे सबको भरोसा हो, और फेज क्लिनिकल ट्रायल्स, तो ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स जिसपे सबको भरोसा हो, और एक इंडिपेंडेंट रेगुलेशन, नए ड्रग्स को एक जो रेगुलेट करने वाली बॉडी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो. ये सब चीज़ें अभी इंडिया में इनफेंसी में, यानी कि अभी शुरुआत ही हो रही है इन सब चीज़ों की. अभी ये सब चीज़ें हैं नहीं, कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उस पर अभी भरोसा नहीं है सबको अच्छे से, और जो इंडिपेंडेंट रेगुलेशन नहीं है नए ड्रग्स के लिए, वो इन इट्स इन्फेंसी. इन्फेंसी क्या होता है, बहुत इनिशियल स्टेजेस पर है. The FDA still authorizes updated COVID-19 vaccines under emergency use provisions, but because while the pandemic is over, COVID-19 is not, and thousands continue to die globally. तो यहाँ पर कहा गया कि जो FDA है वो अभी भी ऑथोराइज करता है, अभी भी अलाउ करता है, अभी भी परमिट करता है कि जो कोविड-19 वैक्सीन है उनको इमरजेंसी यूज जो ऑथराइजेशन है उसके अंडर वो अलाउ करता है अभी भी, क्योंकि पैंडेमिक तो खत्म हो गया लेकिन कोविड-19 वायरस जो डिजीज है वो अभी खत्म नहीं हुई है, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल अभी भी जो है वो मर रहे हैं. तो लेकिन सिर्फ इसी वजह से कि क्योंकि FDA भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देता है तो हम भी दें, तो वो जरूरी नहीं है. दिस अलोन हाउएवर कैन नॉट बी द बेसिस फॉर कंटिन्यूइंग विद द EUA रेजिम इन इंडिया. तो जरूरी नहीं कि अगर यूएस में FDA EUA यानी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे रहा है तो इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए. While the flexibility to accelerate should always be present, India must specify a streamlined regulatory process. तो हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कोविड-19 के टाइम पे जो है उन्हें लीवे दिया गया था, यानी कि फ्रीडम दी गई थी कंपनीज को, जो टेस्टिंग स्टेजेस पे अलग अलग स्टेजेस को कंबाइन करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी, वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, ये हमेशा होनी चाहिए. लेकिन इंडिया को जरूरी है कि स्ट्रीमलाइन, एक एफिशिएंट रेगुलेटरी प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है. ठीक है, स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है. ये चीज़ को क्लियरली ये एक ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है दैट वीड्स आउट नॉन एसेंशियल स्टेप्स. तो जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं उन्हें वीड आउट कर दे. वीड्स क्या होते हैं, जो अननेसेसरी प्लांट्स उग जाते हैं एक फार्म के अंदर, तो उन्हें वीड आउट किया जाता है, उन्हें हटाया जाता है. तो कोई भी अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ को हटाने को वीड आउट कहते हैं. तो यहाँ पे जो अनवांटेड स्टेप्स हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उनको हटाने के ऊपर भी फोकस करना चाहिए. उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए, ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहिए. बट इज हॉक आइड ऑन सेफ्टी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अनइम्पॉर्टेंट स्टेप्स हटा रहे हैं तो उसमें सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर दे. नहीं, हॉक आइड होना चाहिए. हॉक यानी कि बाज के जैसी नज़र होनी चाहिए, अलर्ट होने चाहिए. इट इज अलर्ट. ठीक है, और अलर्ट के लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, विजिलेंट. तो एक सतर्क रहना है कि अननेसेसरी स्टेप्स को भी कम करना है, लेकिन सेफ्टी पे पूरा ध्यान देना है. एंड एडवर्स रिएक्शंस, और जो भी हार्मफुल रिएक्शंस हैं उनके ऊपर ध्यान देना है कि ये इन नए ड्रग्स की डेवलपमेंट में, नई दवाइयों की डेवलपमेंट के लिए नॉन एसेंशियल स्टेप्स हटाने हैं, लेकिन अलर्ट रहना है, फोकस करना है सेफ्टी पे भी, और जो भी कोई नेगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ड्रग्स और वैक्सीन्स के, उन पर भी. ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड एडिटोरियल आज का. आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा. तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे वो आप यहाँ इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, तो मैं एक बार फिर यही सजेस्ट करूँगा आपको, इनको बिल्कुल लिख के याद नहीं करना, क्योंकि ऐसे थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, आप कितना याद करेंगे. ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ करना है. जितने आपको डेली रीड करना है, एटलीस्ट जैसे एडिटोरियल इनसाइट्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके रेगुलरली आप 1 या 2 एडिटोरियल्स डेली रीड कर रहे हैं. उसके अलावा जितना टाइम आपको मिलता है, ऐसे बैठ के आपको 4 घंटे इंग्लिश नहीं पढ़नी. आपको 15 मिनट्स मिले, आप एक आर्टिकल पढ़ लीजिए किसी भी वेबसाइट पे. ठीक है, उसमें आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे, आप उनका मीनिंग चेक करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो याद होने लग जाएंगे. अगर आप सिर्फ वर्ड और मीनिंग याद करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कई बार वर्ड डिफरेंट वेज में यूज़ होता है. इसलिए रीडिंग इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ वर्ड और मीनिंग ही नहीं याद करना, हमें देखना है कि वो वर्ड कैसे यूज़ होता है एक सेंटेंस में. ठीक है, तो उस पर फोकस करना है. तो आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.